ग्रामीण क्राइसिस चल रहा है, देयर इज अ ह्यूज। नमस्कार सर, जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाउ आर यू सर? अरे मैं अच्छा हूँ। उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या दे दिया उन्होंने किसानों को, कोई कितने फार्मर्स की बल्ले बल्ले, ये कहा गया है। किशोर तिवारी सर, यू मस्ट बी अ वेरी हैप्पी मैन। साल में क्या प्रोग्रेस हुआ ये तो मालूम नहीं जी, लेकिन बजट आपने देखा, वो बजट में वृद्धि हुई है। इसमें हमारे टैक्स रिसिप्ट करीबन करीबन 30 लाख करोड़ के करीब फर्टिलाइजर की सब्सिडी लो, तो सब में इन्होंने कट लगाया है। अब ये कट लगाने के कट लगा दिया, अब ये क्या बताना, ये कौन सी नहीं इनका बताने के लिए तो ये रोजी पिक्चर क्रिएट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने सेंट्रल को विश्वास में लेकर कंडीशंस रिलैक्स करने के वजह से 50,000 करोड़ की वही योजना की है राज्य सरकार ने। लेकिन राज्य सरकार को सपोर्ट करने वाली लगा कि महाराष्ट्र को कुछ मिला नहीं। तो मैंने देखा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने एक लिस्ट लेके आई 7,000 करोड़ की जो मिला बोले उन्होंने। अब मुझे बताइए, बंबई मेट्रो, नागपुर मेट्रो, पुणे मेट्रो और नदियों का पुनर्वसन, अब ये चीजें तो कर्जे पे चल रही है। अब मुझे बताइए, पूरे 7,000 करोड़ के अंदर उन्होंने 5,200 करोड़ की तो यही बातें कर ली। अब मुझे बताइए महाराष्ट्र को क्या मिला? महाराष्ट्र की 1 लाख करोड़ की ये योजनाओं का क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार जो अपने आप में 8 लाख करोड़ से कर्जे में है, उसका क्या होगा? और दूसरा मुझे एक बताइए कि सरकार ने मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या किया? सरकार कहती कि हम 3 करोड़ घर बनाएंगे। देखिए मुझे बताइए, आप घर उनको मिलता है जिनका प्लॉट होता है, और मेरे पास सर्वे है कि जहां पर म्युनिसिपल पंचायत या परिषद है, नगर पंचायत नगर परिषद है, ऐसे गांव में घर बनाने को, उतने बड़े घर बनाने को 10 से 15 लाख रुपए खर्च आता है। गांव के अंदर 10% ज्यादा आता है। तो ये लोग 2.5 लाख रुपए वहां पर 2,40,000 की सब्सिडी देते हैं, तो इससे पहिया बनता है। और ग्रामीण में तो 1,40,000 ही देते हैं। तो मुझे एक बताइए कि सरकार घर बनाएंगी 10% सब्सिडी देके, ऐसे कई घर बनते हैं क्या? 6 करोड़ घर बन गए। सरकार को बोलना था कि हमारे लाभार्थी है जिन्होंने अनुदान लिया है, ऐसे 6 करोड़ लोग हैं, लेकिन 5 करोड़ लोगों ने घर ही नहीं बांधे, क्योंकि घर बनते नहीं ना, घर बनते नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी सरकार की, मोदी साहब ने कहा कि 15 करोड़ घर में हमने नल से जल प्रदान किया है, और रिकॉर्ड इज ऑफिशियल। 15 करोड़ हाउसेस प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गिवन नल से जल, दैट इज हिज क्लेम। एंड दिस बजट ही सेज इज ऑल इंक्लूसिव, ऑल फॉर्मुलाज। युवा सशक्तिकरण की ओर जबरदस्त कदम बीजेपी ने उठाया है, द गवर्नमेंट ने उठाया है। बट फर्स्ट अबाउट दिस 15 करोड़ नल से जल हर घर में, 15 करोड़ हाउसेस। तिवारी साहब, नहीं, कागज पर तो उनकी योजनाएं चल रही है, लेकिन जो अमृत योजना थी या घर से शुद्ध पानी देने की योजनाएं थी, महाराष्ट्र के अंदर आवास और पानी की योजनाओं में 60% बैकलॉग है। तो ऐसे इसमें कैसा होगा? अगर 60% है, यानी आपका तो यहीं पे ही करीबन 10 करोड़ योजनाएं अभी भी पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हेलीकॉप्टर पे घूमना चाहिए और जाके देखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो मुद्रा के लाभार्थी कहते हैं, जनधन के लाभार्थी कहते हैं, या फिर ये न पीने से पानी की योजनाएं की, मुझे जो जानकारी मिली है उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जल
पूर्ति योजनाओं में हुआ है। अब ये भ्रष्टाचार के अंदर विधायक शामिल थे, इस भ्रष्टाचार के अंदर सांसद शामिल थे, और कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो बीजेपी के नेता लोग थे। और ये आरोप मैं मनगढ़ंत नहीं कर रहा हूं, या मैं विपक्ष का प्रवक्ता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मोदी जी तो चुन के आए, 5 साल वही रहने वाले। कृषि की समस्या महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। आपने महाराष्ट्र के लिए क्या दिया कृषि की समस्या को एड्रेस करने के लिए? चलो आप कहते कि हम मिलेट लगाने के लिए, हम दालें लगाने के लिए, या हम ऑयल सीड लगाने के लिए विशेष कार्यक्रम हम दे रहे हैं। अब मुझे बताइए, जो कैश क्रॉप किसान लेते हैं वो कैश क्रॉप बंद करके अगर ये लगाएंगे तो उनको पहले लगाने के लिए इंसेंटिव क्या है? क्या सरकार पल्सेस की सीड दे रही है? क्या सरकार प्रॉफिटेबल प्राइस दे रही है? क्या दे रही है सरकार ने? हमारे महाराष्ट्र में उन्होंने कैश सब्सिडी किसको दी है? कॉटन और सोयाबीन को। महाराष्ट्र में 80 लाख करोड़ हेक्टेयर के अंदर कॉटन और सोयाबीन लगाया जाता है। इसमें से 30% लोगों को नहीं, कल्टीवेशन की जो 30% जमीन है वो जमीन पहले का ऑयल सीड और दालों में थी। दालों में और ऑयल सीड के अंदर मवेशियों की तकलीफ और कीमतों की तकलीफ, इसके वजह से लोग शिफ्ट हो गए कैश क्रॉप में। तो कैश क्रॉप के शिफ्ट हुए किसानों को फूड क्रॉप में लाना है, मिलेट के क्रॉप में लाना है, पल्सेस के क्रॉप में लाना है, तो सरकार को टारगेट ओरिएंटेड काम करना है। दूसरा, थाली में जहर परोसा जा रहा है ऐसा सब कहते हैं, लेकिन ये जहर जमीन में चला गया है, ये जहर पानी में चला गया है, तो इस पर सरकार बात क्यों नहीं करती? प्रोडक्टिविटी की बात करता हूं। तिवारी साहब, प्राइम मिनिस्टर टॉक्स अबाउट दैट पीएम गरीब कल्याण, फ्री राशन, भारत राइस। मोदी साहब ने कहा भारत राइस 29 रुपीज तो शायद दे रहे हैं, भारत दाल, भारत आटा। तिवारी साहब, इसमें आपको जानकारी है? बिकॉज ही सेज दैट रूरल में हम लोग ये सब दे रहे हैं, तो कितना सच्चाई है इसमें? इज एनीथिंग लाइक दिस कमिंग एट ऑल इन द रूरल एरियाज? जो आपने थाली के बात की है, बोले प्रधानमंत्री थाली में क्या परोस रहे हैं, तो ही क्लेम्स दैट हमने कंटेन कर दिया कि गरीबों को हम दे रहे हैं भारत राइस, भारत दाल, भारत आटा। एंड इससे एम्प्लॉयमेंट, जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट का भाषा, 2.9 करोड़ बच्चों को जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, 500 टॉप कंपनीज में वो काम करेंगे इंटर्नशिप के, रूरल एरिया से बिगेस्ट कंपनीज में उनको मौका मिलेगा अपने आप को अपलिफ्ट करने में। तो कितने सच्चाई है तिवारी साहब इसमें? नहीं, सरकार कंपनियों को उनके प्रोविडेंट फंड के अंदर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर आप ट्रेनी रखोगे तो पैसे देंगे, ऐसा कहा है। और प्राइवेट सेक्टर के जॉब के लिए कहा है। सरकार ने तो पब्लिक सेक्टर ऑलमोस्ट बंद कर दिए है। सरकार के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पिछले 10 साल से रेगुलर पोस्टिंग हुई नहीं। केवल मुझे लगता है यूपीएससी, जहाँ पर धांधली पे धांधलियाँ हैं, वही अफसर नियुक्त हुए हैं। अनेक राज्यों के एमपीएससी, जैसा महाराष्ट्र में है यूपीएससी केसरी के, जो राज्य के पब्लिक कमीशन है, उसमें भी कोई हो नहीं रहा। गांव के अंदर स्कूल में मास्टर, दवाखाने में कर्मचारी और एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयज, सादे पटवारी और ग्राम सेवक जिसे कहते हैं, ये इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो पिछले 10 साल से हुआ नहीं है। तो एक तलाठी को 10 गांव, 20 गांव, एक स्कूल में 70% वैकेंसीज, ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर शिक्षा पे आपने कट लगाया है। अब मुझे बताइए, सरकारी शिक्षाओं संस्थानों के इतने बुरे हाल है और सब लोग को प्राइवेट में जाना है जहां पर अनरेगुलेटेड फीस स्ट्रक्चर है। तो मुझे बताइए, यह मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इसमें सर्वाइव होगा? मुझे बताइए ना। मैं अभी बता रहा हूं कि
जमीन पे आके इस बजट को जो भी देखता है, तो अगर बजट के कोर जो सब्जेक्ट है उस पर कट लगता है, इसका मतलब कुछ तो भी विकास की दिशा में बड़ी तकलीफ है और इस तकलीफ पे कोई काम होना चाहिए। मैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आदमी हूं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर कोर इश्यूज को सरकार निगलेक्ट करते आई है। सरकार ने, अब मुझे बताइए कि कितनी प्रायोरिटी है महाराष्ट्र के अंदर, ये जो स्मार्ट सिटीज का क्या हाल हुआ, उसके बाद सर एक भी बना गया? आपको कुछ जानकारी है? कोई एक भी स्मार्ट सिटी याद है आपको जो बन गया हो? नहीं, ऐसा लगा था कि बनारस बन गया होगा लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर तो बहुत परेशानी हुई जी। सबसे ज्यादा देश को लूटा है तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने लूटा है। 150 से 200 करोड़ 200 लाख के बॉन्ड्स ही इशू हो गए, कर्जे इशू हो गए। अब बजट के अंदर 2 लाख करोड़ वो जो NHI के बॉन्ड थे उस पर ही जा रहे हैं जी। मुझे लगता है कि जिनको कुछ समझ में नहीं आता, जिन्हें विकास क्या है ये समझ में नहीं आता, जिन्हें गरीबों की जरूरतें समझ में नहीं आती, वैसे गधे लोगों को अगर आप अपने कैबिनेट में रखेंगे तो मोदी जी को तकलीफ होगी ना। और इतने अनपढ़ लोग भरे हैं, इतने अनपढ़ लोग हैं। सर ग्रामीण क्राइसिस क्या है, रूरल क्राइसिस असल में क्या है, किसी को मालूम नहीं है? देखो अभी कैसा है, रूरल इकोनॉमी में विदेशी कंपनियां घुस गई है तो वहां से पैसा ले जा रही, लेकिन किसानी वालों को पैसा आ नहीं रहा है। और किसानी ऐसे है कि जो 70% लोगों को रोजगार देते हैं, तो ऐसा परिस्थिति आ गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसे आते नहीं। सारी चीजें जो पहले किसान गांव में करते थे वो बाहर से आ रही है जी। अब ऐसे वक्त बहुत मल्टीपल इशू आ चुके हैं, उसमें सरकारें भी ऐसी आती है कि ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। आखिरी में क्या हो जाता है कि पूरी सोसाइटी कोलैप्स हो जाती है और सोशल इंजीनियरिंग भी पूरा करप्ट हो जाता है। तो सरकारों में, पॉलिटिक्स के अंदर बीजेपी जब सत्ता में आई 2014 के अंदर, तो बहुत बड़ा ऐसा एक वर्ग था जो जिन्हें लगता था कि मोदी जी कम से कम ये जो पॉलिटिकल करप्शन है और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है उसको निपट लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महाराष्ट्र में देखो अभी इतने पीक पे करप्शन है कि करप्शन के खिलाफ कोई आंदोलन ही नहीं हो सकता ऐसी परिस्थिति। यानी मैं तो ऐसा सोच रहा हूं कि मैंने 14 में देवेंद्र फडणवीस और 15 में भी उसके साथ काम किया और पूरे 5 साल रहा, लेकिन 5 साल के अंदर सत्ता का अनुभव ऐसा रहा कि देवेंद्र फडणवीस बुरी तरह से करप्ट हो गए। अभी तो उन्होंने 5000 करोड़ लगा के उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और मुझे मालूम था, 100 करोड़ लेके वो जा रहे थे, उनको वो मुझे मेरे दोस्त थे, तो मुझे मालूम था कि इस प्रकार से सरकार गिराई जा रही है। और अभी तो ऐसा हो गया कि लोग चाहते हैं कि किसको वोट दे, कौन किधर रहेगा, कौन कहां जाएगा। यानी मुझे तो समझ में नहीं आता कि पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। आज तो बीजेपी अगर टिकट बांटेगी तो अजीत पवार के 90 लोगों के लिए वो प्रचार करेंगे, एकनाथ शिंदे के गद्दारों के लिए प्रचार करेंगे, और बीजेपी खुद के टिकटों में 70% जो कांग्रेस से आए हुआ है उनको टिकट देंगे। अब मुझे बताइए कि जो बीजेपी में ये टीका वीका लगा के आते हैं, जो बेचारे राम जी का नाम लेते हैं, वो राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन मुझे बताइए जहां चारित्र्य नहीं, जहां शील नहीं, जहां संयम नहीं, जहां विनय नहीं, वो सोसाइटी पे क्या इंप्रेस करेंगे? तो यहाँ पर ये चीज एक चीज सॉरी किशोर तिवारी साहब,
अमित शाह जी अभी भी आए थे महाराष्ट्र में, वो बोल के गए कि शरद पवार जी ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया करप्शन को, ऐसा उन्होंने कहा, सबसे करप्ट आदमी है वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब बोला। उद्धव ठाकरे जी के लिए कहा कि उद्धव ठाकरे जी औरंगजेब फैन क्लब वाले लोगों के साथ हैं जिन्होंने कसाब को बिरयानी खिलाई। अब बिरयानी तो नहीं खिलाई उसको, उज्जवल निकम जी खुद बोलते हैं कि ऐसा कभी था ही नहीं, कोई ऑर्डर नहीं था ऐसा। आज तो उज्जवल निकम जी चीफ स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये क्या हो रहा है? जैसा सुप्रिया सुले जी ने जवाब दिया कि अभी अभी हाल ही में आप ही ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, उसके बाद आप ही ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बढ़िया एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था, द डर्टी डजन, जिसमें सबसे ऊपर नाम अशोक चौहान साहब का था और अजीत दादा पवार थे उसमें, छगन भुजबल थे, बाकी सब लोग थे। आज वो सब लोग आपके साथ हैं सरकार में। तो सर ये क्या है, आप जरा बताएं सर प्लीज, किशोर तिवारी साहब। नहीं, अमित शाह जी चुनाव में उनके कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई करने के लिए बोल रहे थे, तो चुनाव के भाषण के मूड में वो आ गए, तो ऐसे ही बोले जाते। लेकिन आज़ादी के करीबन 30 साल तक सार्वजनिक जीवन में सूचता रहेगी, ऐसा लगा था। उसके बाद कांग्रेस में ही ज़्यादा करप्शन हुआ। करप्शन के लिए कांग्रेस इंस्टीट्यूशनलाइज हुई करके ही उनको इतनी पनिशमेंट हुई। लेकिन हमने बीजेपी को किस लिए बुलाया था, हमने बीजेपी को किस लिए सर पे बिठाया था? क्योंकि वो चारित्र की बात करते थे, राष्ट्र निर्माण की बात करते थे, संस्कारों की बात करते थे। अमित शाह जी अगर मुझसे ये डिनाई कर दे कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट के जो पैसे आते हैं केंद्र के, उसमें कमीशन जाता है या नहीं जाता है, आज केंद्र के अमित शाह के अफसर महाराष्ट्र के मंत्रालय में बैठते या नहीं बैठते, पावर स्टेशन के ऊपर महाराष्ट्र के पावर मिनिस्टर से ज्यादा अडानी जी का चलता है, ये है या नहीं है? आप मुझे बताइए कि करप्शन 30% इंस्टीट्यूशनलाइज इन्होंने कहां से किया? ग्राम सभा से लेके सारे अगर अपने डेवलपमेंट फंड में से कोई भी विधायक कमीशन नहीं लेता होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर कोई मिनिस्टर कमीशन नहीं लेता होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब मुझे बताइए, बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल के अंदर अगर यह हाल हो गया देश का, तो लोग जाएंगे किधर? लोग जाएंगे किधर? अब आप बोलते हैं कि क्या बोला उन्होंने, वो औरंगजेब फैन क्लब वगैरह। औरंगजेब फैन क्लब, यस सर। हाँ, ये कैसा हुआ? जब से उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ सत्ता बना लिए तो उन्होंने ये बोलना चालू कर दिया। अब मुझे बताइए, हिंदू मुसलमान कब तक करोगे? अभी आपके पास क्या पर्याय है मुझे बताइए ना। चलो आप हिंदू राष्ट्र भी हो जाता है तो 40 से 50 करोड़ मुसलमानों का क्या करोगे? अरे आप उनसे सौदार्य बना। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो देश अखंड भारत में थे उनका एक फेडरेशन बना लो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यानी मैं सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, सारे सिविलाइजेशन जो थे वो सारे सिविलाइजेशन को जोड़ लो, बर्मा को जोड़ लो, ये सब बंगाल को जो अपना बांग्लादेश को जोड़ लो, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम को जोड़ लो। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब एक हो जाए, जैसा क्रिकेट खेलते हैं वैसा ही एक हो जाए ये सब लोग, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कितना यानी मुझे एक बताइए कि इन देशों में अगर ये देश में से 5 भी देश एक जगह आ जाएंगे तो एक बड़ी महाशक्ति बन के आ जाएगा। और युद्ध होना अनफॉर्चुनेट पार्ट था, लेकिन अब पूरी नई पीढ़ी आई है तो लीडरशिप ने दरवाजे खोलना चाहिए, सबसे डिस्कशन करना चाहिए। मैं देखता हूं ना, गरीबी की लेवल श्रीलंका में, भ्रष्ट नेताओं ने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया और तानाशाहों ने भारत को, बाजू में बांग्लादेश को, इधर पाकिस्तान को खत्म कर दिया।
तो अच्छे नेताओं की अभी भी समाज में है। तिवारी साहब, you have worked a lot. तिवारी साहब, you have worked a lot where farmer suicide is concerned. बहुत आपने काम किया सोशल इकोनॉमिक, अलग अलग हर चीज में आपने लिटरली पीएचडी कर दिया होगा हर सब्जेक्ट में। बट कांग्रेस, जब बीजेपी इज एक्यूजिंग कांग्रेस इन कर्नाटका कि आप फार्मर्स डेथ वहां पर हुआ है, आप क्या करो, यू क्लेम टू डू फैंटास्टिक जॉब कर्नाटक इज कंसर्न। बीजेपी ने आंकड़ा दिया कि 1200 फार्मर्स सुसाइड हुआ वहां पर, फार्मर्स डेथ हुआ है इन द लास्ट 15 मंथ्स एंड कांग्रेस हैज टू आंसर। कांग्रेस हैज टू आंसर। बीजेपी का कहना, आंदोलन पर भी गया है बीजेपी वहां पर। तो हाउ डू यू सी द क्राइसिस हियर एंड देयर, कैसे आप देखते हो? फार्मर्स डेथ इज फार्मर्स डेथ। देखिए, जो लोग विपक्ष में रहते वो लोग किसान आत्महत्या पे जोर जोर से बोलते, वो सत्ता में आते। महाराष्ट्र के अंदर तो वहाँ 1200 की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में 3000 के ऊपर किसानों की आत्महत्या हो गई। विदर्भ प्रांत और मराठवाड़ा प्रांत मिला लो तो दररोज कम से कम 7 से 8 किसानों ने आत्महत्या की है। तो इसी साल में हुआ है ये, और इस साल में तो बहुत कृषि संकट है, तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यानी एक्सट्रीम कंडीशन है। तो बीच में कर्नाटक में आत्महत्याओं का प्रमाण बहुत कम हुआ था, क्योंकि किसानों ने क्रॉप डाइवर्जन में गए थे। फूड क्रॉप डाइवर्जन था, बहुत कुछ काम किया था। किसानों ने कैश क्रॉप पे नहीं गए, लेकिन एकदम इकोनॉमी में बहुत पैसे की आवश्यकता लगनी। किसान वही होता है जिसको दवाखाने में 5 लाख रुपए खर्चा आ गया, 10 लाख रुपए खर्चा आ गया। वही किसान जिसको बेटे को शादी डिग्री लेने के लिए 10 लाख रुपया खर्चा आ गया। ये सब किसान अनाज की खेती नहीं कर सकते, सस्टेनेबल फार्मिंग नहीं करते, ये महंगी फार्मिंग करते। तो तेलंगाना में या आंध्रा में या फिर कर्नाटका में या महाराष्ट्र में कृषि संकट है, लेकिन कृषि संकट के लिए, समाधान के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है? किसी के पास सॉल्यूशंस है या कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लान लेके आया है? केवल खटाखट करने से नहीं होगा ना। खटाखट के बाद में वो खटाखट रिपीट भी होना चाहिए ना। क्या चल रहा है ये देश में सारे के सारे लूटने वाले बैठे हुए। तो आज की तारीख में आप कैसे देखते हो सर? आज की तारीख में जो ग्रामीण व्यवस्था में संकट है वो तो और बढ़ गया है, और उसको सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए आज की तारीख में कोई प्रयत्न भी नहीं कर रहा है। अब ये क्या होगा? 5 साल के बाद क्या होगा? 10 साल के बाद क्या होगा? नहीं, किसानी खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। किसान ये कम्युनिटी को थाईलैंड में रखा नहीं हुआ है। किसान ये कम्युनिटी को खत्म कर एक कारपोरेट फार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल किसान जिंदे क्यों हैं, ये सरकार को चिंता है। सारे के सारे एक साल जेनोसाइड कर ले, ऐसा भी सरकार सोचती होगी। तो सरकार तो सोचती है कि इंडिविजुअल किसानों को हम पाल नहीं सकते, तो उनके लिए हमें कुछ करना नहीं है। विपक्ष बोले तो क्या, कुछ करप्ट लोग ये सत्ता में, कुछ करप्ट लोग विपक्ष में, जाति और धर्म के नाम पे चुन के आने वाले लोग समाज के लिए काम क्या करेंगे? अगर कोई चुनाव के अंदर 100 और 200 करोड़ रुपया खर्च करेगा तो वो 100-200 करोड़ रुपया कमाएगा या ये एक और इशू पे काम करेगा? अरे मैं बताता हूं कि अच्छे लोगों को चुन के देना ही लोगों ने बंद कर दिया है, तो निकम्मे और करप्ट लोग भी चुन के आएंगे। फिर वो कांग्रेस के तरफ से आओ, शिवसेना के तरफ से आओ कि बीजेपी के तरफ से आओ, उनके तो तुम चेहरे देखो, उनके चेहरे पे चढ़ी हुई मलाई देखो, उनके बात करने का तरीका देखो, उनकी संपत्ति में हुई वाला इजाफा देखो। ये सारे लोगों को तो बाजार में सूली पे लटकाना चाहिए, तब ये समाज सुधरेगा। पहले तो ये ब्यूरोक्रेट और करप्ट पॉलिटिशियन और इसको देखने वाले जो एकेडमिशियन है या दर्शन के लोग हैं, उन लोगों को सूलू पे चढ़ाएंगे, तभी ये सोसाइटी में तैयार हो जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अपील किया बजट सेशन से पहले, बोले कि पॉलिटिक्स छोड़ दो, इलेक्शन का वक्त गुजर गया, अब 5 साल एनडीए इज गोइंग टू रूल, आई वांट एवरी पार्टी टू कम एंड नेशन बिल्डिंग की तरफ हम लोग काम करें, लेट अस बिल्ड द नेशन। और पूरे वक्त जो भी है, हाँ सर, तो आपको इज इट सिंसियर अपील? आपको क्या लगे, इज इट प्राइम मिनिस्टर मोदी का सिंसियर अपील था टू द ऑपोजिशन लीडर्स? अगर सिंसियर अपील होता
तो बजट प्रेजेंट करने के पहले वो विपक्ष के नेता से बात कर लेते। हाँ, वो तो दूसरी पार्टियों ने एग्जिस्ट करना चाहिए, इसी बात से कंफ्यूज है वो। ऐसा नहीं है, वो आदमी में कोई गट्स नहीं है। हाँ, जो छठे क्लास के बाद जिनके एकेडमिक बैकग्राउंड का कुछ भी मालूम नहीं, वो क्या क्या करेंगे। जो डायरेक्ट होल पॉलिटिकल साइंस का एमए है, हाँ, वो आदमी को क्या क्या बोलेंगे। जो मंगलसूत्र, भैंस और टोटी की बात करते हैं, वो आदमी की डेप्थ मालूम पड़ गई। और एक सेल्समैन लेडी को, हाँ, जो लंदन के बाजार में चीजें बेचती थी, जो पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी, उसको तुमने अर्थ मंत्री बना दिया। कम से कम उनके हस्बैंड को तो बना लेते, जिसको जो अर्थशास्त्री है। और इनके पास सुब्रमण्यम स्वामी है, जफरुल इस्लाम है। अरे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बनाएंगे क्या। अब ये तड़ीपार आदमी जो है भारत का होम मिनिस्टर बन के बैठा है। हाँ, जो टाइल्स वालों से इससे उससे हफ्ता वसूली करते, जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके जो गुजरात में सत्ता में आए, जिसने भारत में सत्ता हत्या कर ली। ये भारत के इतिहास का बहुत ही बुरा समय है। हाँ, और ये इतिहास जब लिखा जाएगा तो हिस्टोरियन क्या लिखेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं वो जानता हूं कि वो समग्र काल जहां पर हमने उन जनपदों को देखा, वो 16 जनपदों को देखा जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए काम किया। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। धर्म यानी शुद्ध धर्म की बात कर रहा हूं। जैसे अग्नि का धर्म होता है जलना, जैसे बारिश का धर्म होता है ठंडा करना। हाँ, तो ये सब धर्म है। शुद्ध धर्म यानी शुद्ध धर्म। ये तो सब टुकड़े टुकड़ों में, संप्रदाय के टुकड़ों में बांट दिया है। तो परंपराएं अपनी जगह है, लेकिन दर्शन तो दर्शन है ना। तो अच्छी सोसाइटी जब तक बनाएंगे नहीं, ईमानदार सोसाइटी जब तक बनाएंगे नहीं, तो वो ईमानदार सोसाइटी रहेगी तो उनके चित्त के विकार कम होंगे और वो योजनाएं अच्छी बनाएंगे। या तो योजनाओं में ही मल्टीनेशनल कंपनियों के अधिकारियों को you want to comment on मोदी साहब सपोर्ट ऑन अग्निपथ अग्निवीर, जो आज खुलेआम उन्होंने खुलकर सामने बोला कि यस आई एम विद अग्निपथ, आई एम विद अग्निवीर। और ये डिस्कशन बहुत पहले से चल रहा था, डेकेड से चल रहा था ये डिस्कशन। हमारा एक ही मकसद है कि हम वी आर कीपिंग आवर आर्मी बैटल रेडी। और जो आर्मी का एवरेज एज है, हमारे सोल्जर्स का जो ग्लोबल एवरेज है उससे ज्यादा है। और इस अग्निवीर स्कीम के माध्यम से हमने यंग ब्लड को इन्फ्यूज किया है। अग्निवीर इज मेकिंग इंडियन आर्मी बैटल रेडी। तो सपोर्ट किया है, खुलेआम मोदी साहब ने सपोर्ट किया है। तिवारी साहब, नहीं, अग्निवीर योजनाओं में क्या है कि जॉब गारंटी, जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। दूसरा, आप उनको युद्ध कराने लगा रहे हैं तो जो लोग दूसरे हैं उनसे एट पार कंसेशन चाहिए। दूसरा, स्पैन जो है 4 बरस का, उस स्पैन को कम से कम 10 साल का करना चाहिए। और जो अग्निवीर योजना में रहेगा उसको उसके योग्यता के हिसाब से आपने सरकारी नौकरियों में लेना चाहिए। अगर वो सरकारी नौकरियों के प्राइम टाइम के वक्त देश की सुरक्षा में लगेंगे और बाद में आके बेकार हो जाएंगे तो आप और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। ऐसे ही देश में बेरोजगारों का एवरेज एज 32 साल हो गया है ना। और ये तो 18 साल से लेंगे, 21 साल के लेंगे तो 24 साल में घर को बेच देंगे। तो 24 साल वाले बच्चे क्या करेंगे बाहर आके। ऊपर से कम जो कोर इश्यूज है, आपने बोला सरकार सबसे मिल के बात करना चाहती है तो राहुल गांधी को बुला ले और अग्निवीर के स्टेक होल्डर को बुला ले, सिविल सोसाइटी के लोग जो बहुत विरोध कर रहे हैं उनको बुला ले। सरकार बात ही नहीं करना चाहती। मोदी जी विपक्ष को विनय से लेते नहीं ना। मोदी जी के खिलाफ जो लोग बोलते हैं तो मोदी जी के नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। मोदी जी के दुश्मन थोड़ी है वो सब लोग। देखो ना, मोदी जी ने वो शंकराचार्य के पैर पड़े तो उन्होंने 2 किलो का अपना चांदी की गोप दे दी, उनको आशीर्वाद भी दिया। तो
जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो शंकराचार्य को बुला के पूछना था, भैया बिगर छत से मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा तो 400 पार नहीं होऊंगा, ये उनको मालूम पड़ता तो नहीं करते ना, क्योंकि राम मंदिर का उनको फायदा कहाँ हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन सर अगर अयोध्या राम भी हार मंदिर का गए, अयोध्या भी हार गए सर। नहीं, अयोध्या तो ऐसा है कि सोशल फैब्रिक ही ऐसा है। अयोध्या विधानसभा में तो जीते वो, लेकिन ग्रामीण भाग में नहीं जीते, क्योंकि अवध प्रसाद जी जो थे वो वहां के मेजॉरिटी जाति के थे ना। और सर 9 बार विधायक हैं वहां के, एमएलए हैं 9 बार। नहीं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत लीड मिला उनको जी। और लेकिन किरकिरी मोदी जी की ज्यादा हो गई, और किरकिरी मोदी जी की ज्यादा हो गई। मैं बोलता था वहां के जो एमपी हैं लल्लू सिंह जी, उनको कौन जानता है? हर एक कोई मोदी जी को ही जानता है ना। और वैसे भी चुनाव जो लड़ा गया मोदी जी की शक्ल पे लड़ा गया ना, सीधी सादी बात है। तो क्या करेंगे? खैर, एनीवे व्हाटएवर वी हैव टॉक्ड अबाउट इज समवॉट डिप्रेसिंग। आई डोंट सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सर जो ग्रामीण क्राइसिस है, रूरल क्राइसिस जो है, इट इज अबाउट टू बिकम अ कैटास्ट्रोफी, नॉट जस्ट अ डिजास्टर, एंड नोबडी सीम्स टू बी बॉदर्ड अबाउट इट। कोई इसके ऊपर डिस्कशन नहीं है, कोई बात नहीं करता। हम लोग यहाँ पे जबरन बात करते हैं उसको लेकर के, और कोई बात ही नहीं करता है। I think have we lost Mr. Kishore Tiwari? He's still with us. Right, Kishore Tiwari ji, thank you very much, sir, for joining us. Always a pleasure talking to you. Namaskar, sir. Jai Siya Ram. Har Har Mahadev. जय सिया राम, हर हर महादेव। अरे तुम हरदम मेरे से कंप्लेंट करते थे कि आप तो जय सिया राम नहीं करते। अरे मैं दर्शन का ही आदमी हूँ, और मैंने कल है ना राजू जी ये चीज पढ़ा जो आपको सरप्राइज करेंगी कि जेसिस भी अपने उम्र के 21, 22, 23 साल में बौद्ध मठों में ही शिक्षा लिए जी। और वो मालूम है सर, गया, मालूम है सर, एसीन्स, उनको एसीन बोला करते हैं सर। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द नाज़रीन। ही वाज पार्ट ऑफ द एसीन सेक्ट, जहां से डेड सी स्क्रोल्स मिले हैं सर, सबको मालूम है सर। और जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो गौतम बुद्ध की प्रेयर है सर। देखो हमारे पास ऐसे दर्शन शास्त्री थे, ऐसे साइंटिस्ट होके गए जिसने राजनीति की स्तर और राजनीति कैसी रहनी चाहिए ये सिखा दिया जी। हम वहां क्यों नहीं जाते? मोदी जी वहां क्यों नहीं जाते? पाखंड से दूर रहेंगे तो मोदी जी को मोक्ष मिलेगा, नहीं तो वो बहुत फंस जाएंगे इसमें। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं मोदी जी आपकी बात सुने। नमस्कार सर, जय हिंद। Pradeep ji, there's a huge rural crisis brewing at the moment. Yes, you have been talking about the farmers are very slow to react, and when they do, nobody can stop them. Let's be very clear. But you have been discussing with Kishore Tiwari ji for the last probably 20 years. 20 years. And you have always been highlighting the problems, the agrarian crisis in India. And he also admits that 2004 se lagatar chalu hai agrarian crisis. And he also says that this government's debacle is because of the agrarian crisis. Absolutely. And nobody's talking about it. They're taking about all the other factors. Samvidhan Khatre mein, Samvidhan ka misrepresentation hua, mistalk. But major issue hai agrarian crisis, as you are continuously time and again pointing out, and nobody is ready to accept that. सर गांव की तरफ कोई देख नहीं रहा है। मेरा ये कहना है, मैं सब लोगों से यही कहता हूँ, आप भी कहते हैं कि भाई गांधी जी की बात मानिए। गांधी जी ने कहा टेक द विलेज एज अ यूनिट। अगर आप गांव का विकास करेंगे पूरे देश का विकास हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। खैर, वी आर नॉट इन, एटलीस्ट आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स। आई होप प्रदीप जी स्टैंड फॉर इलेक्शन and carries his thought through. Right, at the moment with us